गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपके क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का लेसन नेताजी का चश्मा। इससे पहले हमने क्षितिज का पद्य खंड किया था जिसके हमने 5 पोएम हम कर चुके हैं। तो आज हम गद्य खंड स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो जो फर्स्ट लेसन है वो है स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा। तो बेटा पहले हम स्वयं प्रकाश जी के बारे में जानेंगे। जो स्वयं प्रकाश जी हैं उनका जन्म हुआ था 1947 में इंदौर में। जो इंदौर है वो मध्य प्रदेश में है। तो इनका जो बचपन है वो ज़्यादातर राजस्थान में बीता है। इन्होंने जो नौकरी की थी वो भी कहाँ पे की थी, राजस्थान में। लेकिन जब ये रिटायर हुए थे तो तब ये भोपाल में रहते थे। इन्होंने बहुत सारी कहानी संग्रह लिखी हैं, जैसे सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी, आएंगे अच्छे दिन भी। उन्होंने उपन्यास भी लिखी हैं, जैसे ईंधन, बीच में विनय। तो इन्होंने जो उपन्यास और कहानी संग्रह लिखी हैं तो उसके लिए इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे बनवाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इनको बहुत सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया गया है। जो स्वयं प्रकाश जी थे, इन्होंने अपनी रचनाओं में मध्यवर्गीय जीवन को दर्शाया है। उन्होंने अपनी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना को जगाया है, यानी जो वर्ग शोषण करते थे उनका विरोध किया है। इन्होंने सामाजिक जीवन में जो जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई है अपनी कहानियों में। तो बेटा अब हम करेंगे आपका लेसन नेताजी का चश्मा। अब देखो बेटा, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने देश के उन गुमनाम नागरिकों के योगदान के बारे में बताया है जो जिन्होंने देश का निर्माण अपने अपने ढंग से किया है। अब यहाँ देखो, कैप्टन चश्मे वाले के बारे में बताया है। उनका जो देश प्रेम था वो सिर्फ एक कस्बे तक ही सीमित था। तो अब हम पूरा लेसन पढ़ते हैं। जो कैप्टन था वो भी इस लेसन का एक करैक्टर ही है। तो देखो बेटा, हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिका भी थी। अब देखो बेटा, हवलदार साहब क्या थे, हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में इस जो कस्बे से गुजरते थे। तो वो देखते थे कि जो कस्बा बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मकान ज़्यादा पक्के नहीं थे, तो बाज़ार भी इतना बड़ा नहीं था। कहने के लिए वहाँ पे बाज़ार नहीं था, लेकिन एक छोटा सा बाज़ार था। तो वहाँ पे जो कस्बा था उसमें लड़कों के लिए एक स्कूल भी था, लड़कियों के लिए भी स्कूल था, एक सीमेंट का कारखाना था, सिनेमा घर भी था और नगर पालिका भी थी। तो नगर पालिका थी, कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिए। अब देखो, जो नगर पालिका थी वो कुछ ना कुछ काम करती ही रहती थी। वो क्या करती थी, कभी कस्बे की सड़कों को पक्का करवा देती थी, तो कभी वहाँ के जो टॉयलेट्स थे उनको बनवा देती थी, कभी कबूतरों के लिए छतरी भी बनवा देती थी, तो कई बार कवि सम्मेलन का भी आयोजन कर देती थी। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो बेटा, जो नगर पालिका थी वहाँ का जो एक अधिकारी था उसने क्या किया कि शहर के बीचों बीच में क्या किया, एक मूर्ति लगवा दी। वो मूर्ति थी सुभाष चंद्र बोस की। तो ये जो सारी कहानी है वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो देखो बेटा आगे, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहा-पोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अब देखो, जो लेखक है वो कहते हैं पूरी बात तो उसे पता नहीं है। तो कहते हैं कि देश में जो अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी भी उसे नहीं थी। तो कहते हैं कि जो मूर्ति पर जो बजट आना था, खर्चा आना था, उसका भी मतलब कुछ पता नहीं था, क्योंकि जो सारी योजना थी वो चिट्ठी पत्रियों में ही बीत गई। तो बोर्ड की जो शासन विधि समाप्त होने की घड़ियों में उन्होंने क्या किया, एक सामान्य जो कस्बे का जो कलाकार था उसको ही निर्णय लिया गया कि उसी को मूर्ति बनाने का काम सौंप देते हैं।
तो अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनवाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। अब देखो अंत में उन्होंने क्या किया, कस्बे के एक व्यक्ति को काम सौंपा गया। उस व्यक्ति का क्या नाम था, मोतीलाल जी। वो एक ड्राइंग मतलब हाई स्कूल में एक ड्राइंग मास्टर थे। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से विश्वास दिलाया कि वो 1 महीने के अंदर क्या कर देंगे, मूर्ति बना के दे देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। अब यहाँ पे देखो, जो मूर्ति थी वो संगमरमर की तो थी, उसकी जो टोपी की नोक से लेके सारा कुछ संगमरमर का बना हुआ था। मूर्ति देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रही थी, क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस जी की जो मूर्ति बनी थी, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो देखने में काफ़ी मासूम और कमसिन लग रहे थे। उनको फौजी की वर्दी भी पहनाई गई थी। तो जब लोग मूर्ति को देखते थे तो उनको दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो जैसे नारे याद आने लगते थे, क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी में अपना सहयोग दिया था ना। तो उस वक्त उन्होंने 2 नारे दिए थे, दिल्ली चलो और मुझे तुम खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जब लोग उस मूर्ति को देखते थे तो उनको उनकी आज़ादी की लड़ाई याद आने लगती थी, नारे याद आने लगते थे। तो कहते हैं कि ये एक तरह से सफल प्रयास ही था। बस एक चीज़ जो हवलदार साहब को खटकती थी वो थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। अब देखो यहाँ पे कहते हैं कि जो मूर्ति थी उस पर चश्मा नहीं था। नहीं था मतलब है भी था। कहने का क्या मतलब है कि जो मूर्ति थी वो पूरी संगमरमर की बनी हुई थी, लेकिन जो चश्मा था वो संगमरमर का नहीं बना हुआ था, बल्कि जो चश्मा था वो असली लगा हुआ था। वो जो चश्मा था वो देखने में चौड़ा काला फ्रेम जैसा दिखता था। तो हवलदार सब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब देखो, जब हवलदार साहब वहाँ पे जब गुजरे तो उन्होंने मूर्ति को देखा तो वो देख के हैरान हो गए, उनके मुख पर हंसी भी आई। तो वो देखते हैं कि मतलब ये इतना अच्छा आइडिया है कि मूर्ति तो पत्थर की बना रही है लेकिन उस पर चश्मा कौन सा लगाया हुआ है, असली का चश्मा लगाया हुआ है। तो जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना जो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। अब देखो यहाँ पे जब हवलदार साहब की जीप जब कस्बा छोड़कर आगे चली गई तो वो सोच रहे थे। तो सोचते सोचते अंत में उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि जो कस्बे के नागरिक हैं उनका ये प्रयास काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, मूर्ति का जो रंग रूप या कद का कोई महत्व नहीं रखता, बल्कि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने वहाँ पर एक तरह से कस्बे के नागरिकों की देशभक्ति की भावना देखी। तो कहते हैं कि तो फिर वो सोचते हैं कि जो देशभक्ति की जो भावना है आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है, क्योंकि लोग कोई भी अगर काम करते हैं तो लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि ये क्या करेगा, देश की भक्ति क्या करेगा या देश की क्या उन्नति करेगा। तो वो उनकी एक तरह से सोच थी। तो फिर वो सोचती हैं कि मतलब आजकल जो मूर्ति है उसके रंग रूप का या कद का या उसकी भावना का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि लोग क्या समझते हैं, देशभक्ति को आजकल मजाक समझते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी हम फिर करेंगे। ओके बेटा।